केमिस्ट्री पार्ट 2 चैप्टर 1 टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे पीरियोडिसिटी इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो उन फिजिकल प्रॉपर्टी में से आज जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और साथ साथ हमने पीरियोडिक ट्रेंड पढ़ना है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का। अच्छा, इस टॉपिक में अगर हम देखें तो लास्ट वाले में आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी दोनों के दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। मतलब अगर पेपर के अंदर क्वेश्चन आए तो दोनों आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड जो है पीरियोडिक टेबल में वो पूछ लिया जाता है। इसके साथ साथ जो दूसरा टॉपिक हमारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ये शॉर्ट के लिए साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक के बारे में आप लोग पार्ट 1 में भी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले उसी तरह से डेफिनेशन व्हाट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, तो इसकी डेफिनेशन जो है बुक में लिखी हुई कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी रिलीज्ड और absorbed when an electron is added into gaseous isolated atom to form negative ion। कहता है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन किसी गैसियस आइसोलेटेड एटम में ऐड करें तो उसकी एडिशन पर जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगी वो एनर्जी क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाएगी। अफिनिटी मीन हम लिख सकते हैं कि अट्रैक्ट। अफिनिटी का अगर हम लफ्जी मतलब देखें तो अट्रैक्ट किसको? इलेक्ट्रॉन को। इसका मतलब किसी एटम की ये ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो कितनी शिद्दत से आने वाले इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन उसके शेल में दाखिल होगा अट्रैक्ट करने की वजह से, तो उससे क्या होगी? जब दाखिल होगा तो नेगेटिव आयन बनेगा। उस आयन बनने के वक्त जो एनर्जी उसमें से रिलीज होनी है ये उसकी क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाएगी। अगर हम इसकी एग्जांपल लिखें जैसा कि बुक में लिखी कि फ्लोरीन गैसियस आइसोलेटेड एटम लें, इसको इलेक्ट्रॉन दें तो ये बनेगा फ्लोराइड आयन गैसियस फॉर्म में। तो जो इसमें से हीट इवॉल्व होगी उसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की सेंस में En से डिनोट करेंगे। इट इज इक्वल टू -337 किलो जाउल पर मोल। ठीक है, हीट का यूनिट किलो जाउल, और अगर हम 1 मोल लें तो इतनी हीट कहता है 1 मोल फ्लोरीन एटम को 1 मोल फ्लोराइड आयन में कन्वर्ट करने के दौरान क्या होती है? इवॉल्व। तो ये इसकी क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाएगी। इसी तरह से अगर हम एग्जांपल लिखें क्लोरीन की, तो क्लोरीन गैसियस आइसोलेटेड एटम लें, इसको इलेक्ट्रॉन दें तो ये क्लोराइड आयन बनेगा। इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जिसको EA से लिखेंगे, इट इज इक्वल टू -349 किलो जाउल पर मोल। ये इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाएगी। अच्छा, ये हमने लिखा हैलोजन्स का कि हैलोजन की प्रॉपर्टी है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि उनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इट फॉर्म्स अ यूनिनेगेटिव आयन। इसी तरह से अगर हम एग्जांपल लें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दें तो ये ऑक्साइड आयन O-1 बनेगा। तो ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसका मतलब है कि ये 1 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? गेन कर सकता है। तो अगर हम इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की 1 से ज्यादा वैल्यू लिखी जाएंगी। पहली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जब हम 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो उसके लिए साथ 1 लिखेंगे। इसकी जो वैल्यू आती है वो है -141 किलो जाउल पर मोल। देखिए नेगेटिव साइन जो है वो इंडिकेट करता है कि एनर्जी क्या हुई है? रिलीज हुई। तो ये डेफिनेशन में पहला पॉइंट कि एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। अब जब हम इसको दूसरा इलेक्ट्रॉन देते हैं O-1, जब इसको दूसरा इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये बनेगा O-2। ये था यूनिनेगेटिव आयन और ये बन जाएगा डाई नेगेटिव आयन। डाई नेगेटिव आयन के लिए जो यहाँ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू लिखी उसको सेकंड से लिखेंगे और वो है
780 किलो जाउल पर मोल। ये हमारी क्या कहलाएगी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगी। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए लिखें तो यहाँ जो साइन दिया गया वो पॉजिटिव में दिया गया। तो अगर हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते, जैसा कि यहाँ पर है एनर्जी रिलीज है, एनर्जी रिलीज है, एनर्जी यहाँ पर रिलीज है, तो अगर सेकंड की बात करें तो उसमें हमारे पास एनर्जी क्या हो रही है, पॉजिटिव साइन ये बता रहा है कि एब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये जो डेफिनेशन में था कि एनर्जी रिलीज भी होती है और साथ साथ एब्जॉर्ब भी होती है, एक इस हवाले से हम कह सकते हैं कि यहाँ एब्जॉर्ब होगी। एक इसी एब्जॉर्प्शन का जिक्र हम आगे सेकंड ग्रुप में भी करेंगे। अच्छा, यहाँ देखें कि एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब क्यों हुई, कि पहले हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया न्यूट्रल एटम में, ठीक है। जब हमने सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो वो न्यूट्रल एटम नहीं बल्कि आयन में ऐड कर रहे हैं, जिस पे चार्ज क्या है, नेगेटिव। तो ये अगर हम एटम की पिक्चर बनाएं तो ये पहले न्यूट्रल था, लेकिन इलेक्ट्रॉन लेने पर यहाँ ये डॉट से हम बता रहे हैं इसके गिर्द क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन इंटर करवाना है तो इसका मतलब है उसके लिए जो एनर्जी है वो देनी पड़ेगी। तो देने की वजह से कि हम उसमें खुद बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इंटर करेंगे इस रिपलियन की वजह से। तो अब जो साइन आएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वो किस में लिखा जाएगा, पॉजिटिव सेंस में लिखा जाएगा। ये हमारे पास क्या कहलाएगी, उसकी सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाएगी। एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन भी शॉर्ट दिया गया, व्हाई सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज यूजुअली शोन बाय पॉजिटिव साइन। तो इसमें आपने यही बताना होगा कि व्हेन वी इंटर सेकंड इलेक्ट्रॉन देन एज वी इंटर सेकंड इलेक्ट्रॉन इनटू अ यूनी नेगेटिव आयन और आयन विच कंटेन नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन आल्सो कंटेन नेगेटिव चार्ज, सो देयर इज अ रिपल्शन। सो इन ऑर्डर टू एडेड electron we provide energy, that's why second electron affinity is usually shown by a positive sign। ये यहां पर इसका इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के कुछ फैक्टर कि ये किन किन फैक्टर पर जो है वो डिपेंड करती है, तो उस पर भी हम इनके पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को रिलेट कर सकते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की तरह इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के भी कुछ फैक्टर्स जिन पर ये डिपेंड करेगी, उनमें से पहला फैक्टर उसी तरह से साइज ऑफ द एटम, साइज ऑफ द एटम पर डिपेंडेंस आएगी। देखें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैंने स्टार्ट में बताया है क्या, जब कोई एटम आने वाले यानी कि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को जितना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा और उसके शेल में ऐड होने पर वो जब नेगेटिव आयन में चेंज होगा तो उस पर जो हीट रिलीज हो रही है या जो हीट का चेंज है वो हमारी कहलाती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। कोई एटम जितना शिद्दत से आने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा उतनी हीट उसमें से क्या होगी, इवॉल्व होगी। तो इस फैक्टर को उसकी अट्रैक्शंस पर हम हीट को डिफाइन करते हैं, हम साइज ऑफ द एटम से इसको रिलेट करते हैं। अगर किसी एटम का साइज जो है वो लार्ज हुआ तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की उसकी जो पावर है वो कम हो जाएगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इसके साइज ऑफ एटम के क्या आ जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगी, कि अगर साइज ऑफ द एटम बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती जाएगी। इसकी हम एग्जाम्पल कर सकते हैं कि आप हैलोजन में देखें तो फ्लोरीन टू क्लोरीन तक जब पहुंचे या फ्लोरीन टू आयोडीन तक पहुंचे तो ई की जो वैल्यू है वो क्या करती जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि साइज ऑफ द एटम जो है वो इंक्रीज करेगा। नंबर 2 इसमें फैक्टर आएगा न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा इसका मतलब है एटम की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी बढ़ेगी, तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के। नंबर 3 इसमें आएगा वैकेंसी इन द ऑर्बिटल या वैकेंसी इन एन एटम या इन द आउटर मोस्ट शेल।
कि हमारे पास जो आउटर मोस्ट शेल है किसी एटम का जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन इंटर करवा रहे हैं उसके अंदर वैकेंसीज कितनी हैं। तो अगर जो है वैकेंसी सिर्फ हो एक इलेक्ट्रॉन की या 2 इलेक्ट्रॉन की, मतलब कि एक एलिमेंट 1 इलेक्ट्रॉन ले या 2 ले तो उसकी वैकेंसी जो है वो पूरी हो जाए, वो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर ले, तो उन एलिमेंट के लिए भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करते होंगे ताकि अपने आप को क्या कर सकें, स्टेबल कर सकें, वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा गेन करने की सलाहियत रखते होंगे। तो इनकी अगर हम एग्जाम्पल लिखें तो इनके अंदर आ सकता है 6th A फैमिली, जिसमें अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन मौजूद है, और इसके साथ साथ 7th A जिसके अंदर क्या मौजूद है, हैलोजन फैमिली। तो इनकी बात करें तो इनके अंदर चूंकि एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसलिए इनके लिए भी हाईएस्ट वैल्यू आएगी, और इनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसके लिए भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। इससे पीछे आए पीरियोडिक टेबल में तो उन एलिमेंट के अंदर, जैसा कि अगर हम 2nd A ग्रुप की बात करें 1st A की, तो 1st A के अंदर जो है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो बजाय इलेक्ट्रॉन लेने के इलेक्ट्रॉन देते हैं। अगर वो देते हैं तो इसका मतलब है इनकमिंग पर उनकी अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी, तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। तो ये कुछ फैक्टर थे जिन पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है। अब आ गया इनका ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप में और पीरियड में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो किस तरह से वेरी करती है। तो अगर हम बात करें ग्रुप में, तो ग्रुप में टॉप से बॉटम आते हुए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। क्यों डिक्रीज करेगी? पहला फैक्टर जो है साइज ऑफ द एटम इंक्रीज करेगा, अगर ये बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो कम हो जाएगी। नंबर 2 दूसरा फैक्टर इसमें टॉप से बॉटम आते हुए न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाता है, अगर वो इंक्रीज करेगा, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज उसमें है कि नंबर ऑफ शेल भी बढ़ रहे हैं, तो साइज बढ़ रहा है, तो साइज के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू फिर भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये 2 फैक्टर थे कि जिस पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो टॉप से बॉटम क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हुए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज करेगी। अब इसका इंक्रीज किस पर? नंबर 1 साइज ऑफ द एटम वो डिक्रीज करेगा, अगर वो डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्या करती जाएगी, इंक्रीज। नंबर 2 न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, अगर ये बढ़ता जाता है और साथ साथ एटम का साइज जो है वो कम होता जा रहा है तो तब भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज। और तीसरी हम ये भी लिख सकते हैं कि एट द एंड या लेफ्ट टू राइट चलते हुए वैलेंस शेल्स के अंदर वैकेंसीज कम होती जाती हैं, अगर वैकेंसी कम होती जाएंगी तब भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो यहां हम लिख सकते हैं वैकेंसी जितनी कम होंगी उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास था ट्रेंड। इसमें इंपॉर्टेंट ये है शॉर्ट क्वेश्चन कि ग्रुप्स के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों डिक्रीज करती है, पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्यों इंक्रीज करती है। अच्छा, यहां पर अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो 1st A ग्रुप की तो नेगेटिव में लिखी जाएगी, 1st A ग्रुप की। जब हम 2nd A ग्रुप की बात करते हैं तो कुछ ऐसे भी ग्रुप हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो पॉजिटिव साइन में है, उसके अंदर हमारे पास आता है 2nd A ग्रुप और 2nd A के साथ साथ 8th A ग्रुप। इन एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव में लिखी जाती है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यहां तो हमने बात की थी ना कि एब्जॉर्ब तब होती है, पॉजिटिव तब होती है जब एलिमेंट कोई सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन करे, तो वो बात आती है सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। इनके लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी पॉजिटिव में है। ऐसा क्यों कि जो सेकंड ए ग्रुप है इनका s ऑर्बिटल वो फिल्ड है। ठीक, यहां हम ये लिख सकते हैं कि इन एलिमेंट के लिए जो इनके वैलेंस ऑर्बिटल हैं, वैलेंस ऑर्बिटल वो फिल्ड हैं। अगर वैलेंस ऑर्बिटल फिल्ड हैं तो हमने देखा हुआ है कि एलिमेंट जो हैं वो जैसा कि ये वाले वो स्टेबल होते हैं। अगर वो स्टेबल हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करना चाहते। तो 8वें के लिए तो हमारे पास समझ आ गई कि वो ऑर्बिटल फिल्ड हैं, इसलिए उनकी पॉजिटिव साइन में है। यहां बात करें तो यहां इनका s ऑर्बिटल जो है वो फिल्ड है। इस वजह से अगर हम इन
क्योंकि वैसे भी सेकंड ए वाले एलिमेंट जो है वो मेटल हैं, तो मेटल इलेक्ट्रॉन देती हैं बजाय के लेने के। और अगर उनका ऑर्बिटल फील्ड हो तो इसका मतलब है फिर और मुश्किल होगा इलेक्ट्रॉन उनका लेना, तो इसलिए इनके लिए भी इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू किस में लिखी जाएगी, पॉजिटिव में। तो सेकंड ए ग्रुप और एट्थ ए ग्रुप इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव में होगी। क्यों? बिकॉज देयर वैलेंस ऑर्बिटल जिनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है वो क्या है, फील्ड है। तो ये था हमारे पास ओवरऑल टॉपिक इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। अच्छा, अब दूसरा टॉपिक हमारा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, इसमें थोड़ा सा अगर हम डिफरेंस देखें तो जो मेल्टिंग पॉइंट है ये प्रॉपर्टी है सॉलिड्स की। अगर कोई एलिमेंट सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसको मेल्ट अगर हम हीट करें तो हमें पता है वो मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में आता है। तो ये उसका वो पॉइंट जहां पर उसकी लिक्विड फॉर्म और सॉलिड फॉर्म को को एग्जिस्टेंस आती है, या आप सिंपली कहें कि सॉलिड लिक्विड में चेंज होने लगता है, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट जो है ये प्रॉपर्टी आती है लिक्विड की कि जब हम लिक्विड को वेपर में चेंज करें तो वो पॉइंट वो हमारा क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट। ये मैंने सिंपली बताया, हालांकि डेफिनेशन हम और किया करते हैं कि जब किसी लिक्विड का जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक के इक्वल आए तो हम उस पॉइंट पर जाकर बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। खैर, समझने के लिए ये था कि ये सॉलिड की प्रॉपर्टी और ये किसकी आ जाएगी, लिक्विड की। हमने इस मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड जो है वो पीरियोडिक टेबल में पढ़ना है। पीरियोडिक टेबल में हमें पता है कि हैलोजेंस के अंदर देखें तो पहले दो एलिमेंट गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन। ब्रोमीन वाहद उसमें ऐसा एलिमेंट है जो कि लिक्विड है और आयोडीन सॉलिड है। इसी तरह से अगर हम इस पहले ग्रुप की तरफ आए पीरियोडिक टेबल में इस साइड पर, तो उधर जो है वो मेटल है। मेटल की हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि वो हार्ड होती हैं, मतलब कि वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। तो अब उनके अंदर भी वेरिएशन है कि तमाम की तमाम मेटल हैं, लेकिन मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपस में क्या है, डिफरेंट है उनका। इसी तरह से अगर हम हैलोजेंस के अंदर बात करें तो उनके अंदर भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की वेरिएशंस आती हैं। तो इन वेरिएशंस को के डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर या जब हम पीरियोडिक टेबल में मूव करें तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड जो है वो हमने इस टॉपिक में डिस्कस करना है। अच्छा, हमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंफॉर्मेशन क्या देता है, वो इंफॉर्मेशन हमें ये देता है कि हाउ द एटम्स और मॉलिक्यूल आर बॉन्डेड टुगेदर। कि अगर हम बात करें किसी भी एलिमेंट की तो उसके जो स्मॉलर पार्टिकल है, एटम है या मॉलिक्यूल हैं, वो किस तरह से स्ट्रांगली जो है वो आपस में बाउंड हैं। अगर वो ज्यादा स्ट्रांगली बाउंड होंगे तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, अगर कम होगी उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। इसका मतलब हमें किसी सब्सटेंस के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट से इंफॉर्मेशन ये मिलती है कि उसके पार्टिकल जो हैं वो किस तरह से स्ट्रांगली बाउंडेड हैं। अच्छा, इसका हम ट्रेंड पढ़ने से पहले एक चीज़ जो है वो नोट करते हैं कि जो हमारे पास एलिमेंट एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और कुछ हमारे पास एलिमेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दोनों के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हैं वो डिफरेंट हैं। एटम्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को हम लिखा करते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स, या हम इसको नाम दिया करते हैं इंटर एटॉमिक फोर्स। ठीक है, जैसा कि अगर हम मेटल की बात कर लें, फर्स्ट ए ग्रुप सेकंड ए ग्रुप, तो उसमें एटम्स जो हैं वो आपस में बाउंडेड हैं, जिसको हम मेटेलिक बॉन्ड कहा करते हैं। ये हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं कि ना हम उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं, ना हम उसको कोवलेंट, उसको हम मेटेलिक बॉन्ड का नाम दिया करते हैं, जिसकी हमने 3 टाइप की थ्योरीज भी पढ़ी थी उस मेटेलिक बॉन्ड को डिफाइन करने की। तो खैर, मेटल्स के अंदर एटम आपस में बाउंड होते हैं और उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इंट्रा या इंटर एटॉमिक फोर्सेस, जो कि डिपेंड करती है किस पर। अगर हम मेटल की बात कर रहे हैं जैसा कि, तो यहां मैं मेटल का जिक्र कर रहा हूं, वो डिपेंड करेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग।
अगर हमें याद हो तो हमने मेटल के अंदर पढ़ा था, वीबीटी में भी, एमओटी में भी, कि मेटल का एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके उसके शेल में एंटर करके उससे क्या करता है, बॉन्डिंग। यानी कि मेटल टू मेटल एटम आपस में कंबाइन करते हैं, और कॉम्बिनेशन किस पर डिपेंड करता है कि एक एटम के वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे को डोनेट करके आपस में क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा। उसमें हमने ये पढ़ा था कि वो एक को नहीं बाउंड करता, चूंकि उसके इर्द गिर्द 3 डायमेंशन में 8-8 या 12-12 एटम्स होते हैं, तो वो उधर रेजोनेट कर रहे होते हैं। तो खैर इंटर एटॉमिक फोर्स या मेटल के अंदर जो एटम बाउंड करेंगे वो किस पर डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। जैसा कि अगर हम फर्स्ट ए ग्रुप की बात करें तो ये एक इलेक्ट्रॉन देगा दूसरे एटम से बाउंड करने के लिए, और अगर हम सेकंड ए ग्रुप की बात करें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा बाउंडिंग करने के लिए। अगर हम थर्ड ए ग्रुप की बात करें तो वो 3 इलेक्ट्रॉन देगा बाउंड करने के लिए। 4 की बात करें तो वो 4 देगा। तो इस तरह से इसका मतलब है कि ये वाली जो फोर्सेस हैं ये डिपेंड करेंगी नंबर 1 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल या विच इज यूज्ड फॉर द बॉन्डिंग। और इसमें सेकंड बात आएगी नंबर 2 साइज ऑफ द एटम। जो एटम है मेटल के उनके साइज पर, अगर साइज जो है वो स्मॉल होगा, साइज स्मॉल है, तो एटम्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी स्ट्रांग हो जाएंगी। या अगर हमने याद हो, हमने एक इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी पढ़ी थी, उसमें कहते थे ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, यहां इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन है, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, जिसको मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं, पार्टिकल मेटल के क्या होते हैं, बाउंड होते हैं। तो ये जितना साइज स्मॉल होगा उतना इस इलेक्ट्रॉन को जो कि यहाँ फ्री है इन मेटल एटम के दरमियान, वो उतनी अट्रैक्शन आएगी। जितनी ये अट्रैक्शन होगी मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब साइज ऑफ द एटम स्मॉल होगा तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएंगी, स्ट्रांग होंगी। अगर साइज बढ़ता जाएगा तो जैसे देखिए न्यूक्लियस सा इलेक्ट्रॉन से फासला दूर होता जाएगा, अट्रैक्शन क्या होती जाएगी, वीक। तो एटम्स के अंदर हम ये बात करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग, अगर साइज कम होगा तब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग। कुछ चीजें मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी। मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है जिसकी हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं कि पोलर के दरमियान डाइपोल डाइपोल है, नॉन पोलर के दरमियान लंडन फोर्सेस हैं। तो अगर हम लंडन फोर्सेस की बात करें तो वो डिपेंड करती हैं साइज ऑफ दी मॉलिक्यूल पर। अगर साइज ऑफ द मॉलिक्यूल होगा लार्जर तो तब वो वाली फोर्स स्ट्रॉन्गर होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि लंडन फोर्सेस डिवेलप होती हैं बाय पोलराइजेशन, पोलराइजेबिलिटी वाले इफेक्ट से। अगर पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, हम पोलराइजेशन की जगह क्या लिख लेते हैं, पोलराइजेबिलिटी। अगर पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें क्या हो जाएंगी, ज्यादा। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। इधर भी ऐसा ही, अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे और साइज छोटा होगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अब इन ट्रेंड को देखते हुए हम इसको पीरियोडिक टेबल में जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में हम पहले इसको डिस्कस करते हैं पीरियड में। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड हमारे पास किस तरह का आएगा। अगर हम बात करें सेकंड पीरियड की तो स्टार्ट होते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और एंड पर हमारे पास नियॉन। यहां से देखें तो ये तीनों, ये दोनों की दोनों जो हैं ये मेटल्स हैं। इससे आगे ये सारे नॉन मेटेलिक एलिमेंट शुरू होना और जो है ना वो स्टार्ट हो जाते हैं। और इनकी फिजिकल स्टेट आया कि वो सॉलिड हैं या लिक्विड हैं, वो मेल्टिंग पॉइंट डिफाइन करेगी, या वो गैसेस हैं। तो अगर हम यहां से लेकर यहां तक बात करें तो ये सारे के सारे सॉलिड हैं। अगर ये सॉलिड हैं तो इसका मतलब इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। यहां से यहां तक बात करें तो ये जो हैं ये गैसेस हैं। तो गैस का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड की निस्बत क्या होता है, स्मॉल होता है। इसका मतलब इधर से इधर जाएंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक है, एंड पर जाकर, लेकिन स्टार्ट में कमी नहीं है। यहां से यहां जाएं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ता है। क्यों बढ़ेगा? ये एक फर्स्ट ए ग्रुप है, ये सेकंड ए, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट।
8 ग्रुप यहां तक बनता है। फर्स्ट ए है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा बॉन्डिंग के लिए, सेकंड है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये 3, ये 4 एटम के साथ, चूंकि इसके 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, बाउंड होगा। तो अभी हमने कहा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज। इसका मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कार्बन तक इंक्रीज करेगा। कार्बन के बाद नाइट्रोजन देखें तो वो गैसियस फॉर्म में आ जाती है, इसका मतलब वहां मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और चूंकि यहां से आगे जाएं तो ये गैसेस हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। हमने ये भी पढ़ा कि इधर से इधर जाने पर मॉलिक्यूल का साइज डिक्रीज होगा। अगर मॉलिक्यूल का साइज डिक्रीज होगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के अंदर इंक्रीज नहीं आएगा। इसका मतलब यहां तक मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, इससे आगे क्या होगा, डिक्रीज होगा मेल्टिंग पॉइंट। तो ये हमारे पास ट्रेंड आ जाएगा, वेरिएशन इन अ पीरियड। अच्छा, तो अब इसमें देखें तो यहां पर ये मेटल्स हैं तो इनके दरमियान हम मेटेलिक बॉन्ड डिस्क्राइब करते हैं। यहां कार्बन की बात करें तो ये बॉन्डिंग कोवलेंट बॉन्डिंग शो करती है, जिसमें एक कार्बन 4 कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होता है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट फिर इस वजह से बढ़ा। हमें वैसे पता है कि मेटेलिक बॉन्ड जो है चूंकि एक एटम बहुत सारे एटम से कंबाइन होता है, इसलिए वो हार्ड होते हैं और सॉलिड होते हैं मेटल्स। लेकिन यहाँ कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट इस वजह से बढ़ेगा कि जब वो 4 कार्बन से अटैच होगा तो अटैच होने पर वो एक नेटवर्क बना लेता है, कॉम्प्लेक्स। उस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क की वजह से हम उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं कि इट फॉर्म्स जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर। ये जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स बना लेता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जिसमें हम कहें कि ये डायमंड जो इसकी एक फॉर्म बन जाती है कि जब एक कार्बन 4 से अटैच होता है और वो डायमंड हार्ड है ड्यू टू कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। इस वजह से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बाकियों की निस्बत इंक्रीज। इससे आगे चूंकि गैसेस हैं इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इनकी निस्बत आगे को डिक्रीज करेगा। तो अगर हम यही चीज जो है वो ग्राफिकली शो करें तो ग्राफ में उसी तरह से एक साइड पर आ जाएगा एटॉमिक नंबर और दूसरी साइड पे मेल्टिंग पॉइंट और उसके साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट। तो हम अगर स्टार्ट करें इसी ग्रुप से तो उसने ग्राफ यहां से स्टार्ट किया, हाइड्रोजन और हीलियम। ये चूंकि ये दोनों गैसेस हैं तो अप्रॉक्सीमेटली गैसेस के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, वो तकरीबन करीब हैं। अच्छा, अब इससे चूंकि यहाँ मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड देख रहे हैं ना, तो वो सॉलिड की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसमें बॉइलिंग पॉइंट का चूंकि नहीं आ रहा तो इसलिए हम मेल्टिंग पॉइंट के हवाले से देखेंगे तो वो गैसेस का आपस में इक्वल होगा। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जो है ना वो आ जाती है उनके अंदर डिफरेंसेस। तो यहाँ अगर हम मेल्टिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे तो जो गैसेस होंगी उनका अप्रॉक्सीमेटली इक्वल रखेंगे। तो हाइड्रोजन से हीलियम, चूंकि हीलियम के बाद लिथियम सॉलिड है तो ये मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया। इसके बाद आ गया बेरिलियम, इसके बाद आ गया बोरॉन और इसके बाद आ गया कार्बन। देखिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया। अब इससे हम वापस आएंगे यहाँ पर कि ये आ जाएगी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ ही ऑक्सीजन और इसके साथ ही फ्लोरीन और इसके साथ ही हमारी क्या आ जाएगी, नियॉन। ये इस तरह का ग्राफ। अब इसी को अगर हम सेकंड पीरियड में लाएं तो सेकंड में लिथियम के बाद सोडियम, ये फिर बढ़ेगा। सोडियम के बाद आगे मैग्नीशियम, ये फिर बढ़ेगा। मैग्नीशियम के बाद यहाँ ये एल्यूमिनियम, ये फिर बढ़ा। और कार्बन के बाद सिलिकॉन, ये फिर इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज कर गया, ठीक। और इसके बाद नाइट्रोजन के बाद है फास्फोरस, ये यहाँ फिर आ गया कम। और फास्फोरस के बाद अगर हम आए तो ये आ जाती है सल्फर। फास्फोरस के बाद अगर हम आए तो उसके साथ आएगी सल्फर ये, और इससे नीचे अगर हम आए तो ये आ जाएगी क्लोरीन। हम लिखें यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ये आ गया क्लोरीन और इसके बाद ये है आर्गॉन। तो यहां देखें सिलिकॉन तक, क्योंकि ये भी उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाती है कार्बन की तरह, तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, लेकिन कार्बन से नीचे बनाना है क्योंकि अगर हम ग्रुप में आएंगे तो हम देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट इनके अंदर डिक्रीज करेगा। ये उतना कॉम्प्लेक्स नेटवर्क नहीं है जितना के कार्बन का। चूंकि इससे आगे ये नॉन मेटल्स भी हैं, नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस, यहाँ कोवलेंट बॉन्डिंग होना शुरू हो जाती है जो कि मेल्टिंग पॉइंट के अंदर
कमी का बाइस बनती है, तो यहां पर मेल्टिंग पॉइंट कम। अच्छा, अब फास्फोरस और सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट हमने इनके बराबर नहीं बनाना, क्योंकि ये गैसेस नहीं है, ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ये गैस थी, इसलिए इनका इससे ऊपर बनाया। क्लोरीन का नीचे ले जाना है क्योंकि क्लोरीन गैस है। तो ये हमारे पास ट्रेंड किसका बन जाएगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग, मेल्टिंग पॉइंट का अक्रॉस अ पीरियड। अब यही चीज जो है हम इसको ग्रुप में डिस्कस करें। अच्छा, ग्रुप के अंदर अगर हम बात करें तो ग्रुप में थोड़ी सी वेरिएशन आएगी। अगर हम फर्स्ट ए या सेकंड ए ग्रुप की बात करें और अगर सेवंथ ए या एट्थ ए ग्रुप की बात करें, तो ये चूंकि एटम्स हैं और ये एग्जिस्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, तो हमने पढ़ा है कि एटम में टॉप से बॉटम आते हुए साइज इंक्रीज करेगा, और अगर साइज बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो हम फर्स्ट ए ग्रुप में लिखेंगे मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज। क्यों डिक्रीज करेगा, बिकॉज साइज ऑफ द एटम इंक्रीज करेगा। इसका मतलब टॉप से बॉटम जाते हुए हमारे पास मेल्टिंग जो है पॉइंट कम होगा। इधर बात करें तो इधर हम देखेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि हमने ऊपर रीजन पढ़ी है, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल बढ़ेगा। अगर साइज ऑफ द मॉलिक्यूल बढ़ेगा तो पोलराइज एबिलिटी बढ़ेगी, और अगर ये बढ़ जाएगी तो हम लिख सकते हैं LDF बढ़ेंगी, जिससे मेल्टिंग पॉइंट के अंदर इंक्रीज आएगी। ये हमारे पास ट्रेंड आ जाएगा किसके अंदर, ग्रुप के अंदर। इनमें डिफरेंस आएगा कि जो नॉन मेटल्स हैं उस तरफ वो गैसियस फॉर्म में या मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, तो मॉलिक्यूल के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन साइज के बढ़ने से बढ़ेगी। जो एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं उनके अंदर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। तो ये इनमें डिफरेंस आ जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी, वाई मेल्टिंग पॉइंट of seventh A group increase from top to bottom। तो जस्ट आपने बताना है बिकॉज they exist in the form of molecule, their force of attraction depend upon their size, as size increase polarizability increase, so melting point increase। अब इसका अगर हम ट्रेंड बनाएं ग्राफ, तो एक तरफ एटॉमिक नंबर और उसी तरह से दूसरी तरफ मेल्टिंग पॉइंट। इसमें सुने जो ग्राफ बनाया वो सेकंड ए ग्रुप का, जिसमें बेरिलियम, तो बेरिलियम से नीचे आते हुए हमें पता है मैग्नीशियम, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होना था, कम। और इस तरह से ये कैल्शियम, फिर ये स्ट्रोंशियम, और यहां पर जो है वो बेरियम। तो देखें टॉप से बॉटम मेल्टिंग पॉइंट के अंदर कमी, लेकिन यहां एक और जो है वो आ गया एक्सेप्शन कि इनका मेल्टिंग पॉइंट इनसे कम होना था। लेकिन डिफरेंस ये है कि सॉलिड की जो पैकिंग है, क्योंकि ये मेटल्स हैं, उस पर भी डिपेंड करता है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। हमने दो तरह की पैकिंग पढ़ी है, एक होती है हेक्सागोनल और एक होती है क्यूबिक। जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग है वो हेक्सागोनल की निस्बत ज़्यादा हम देखें अच्छी तरीके से एटम पैक होते हैं। जितना स्ट्रांगली एटम पैक होंगे, स्पेस कम होगी, उतना मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ चूंकि हेक्सागोनल पैकिंग है, यहाँ क्यूबिक क्लोज, तो यहाँ मोर क्लोज पैकिंग होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीशियम से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो जनरल ट्रेंड जो है वो ये यहाँ से आप लोगों ने जो है वो याद करने हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी इंपॉर्टेंट और शॉर्ट क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट। डिस्कस द ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग पॉइंट विद इन अ ग्रुप। अगर ग्रुप में आए तो आपने ये दोनों तरह से क्या करने हैं, डिस्क्राइब करने हैं। ये था हमारा टॉपिक। दोनों की दोनों प्रॉपर्टी बहुत अहम, बहुत इंपॉर्टेंट, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। अच्छा, एंड पे उसी तरह से कि वीडियो को देखकर जो है वो आप लोगों ने कमेंट करना है, और जिन्होंने अभी तक जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।